गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनेंट्स की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो बोला जाता है डिटर्मिनेंट इज अ रियल नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ अगर एक रियल नंबर को हम एसोसिएट कर दें तो उस रियल नंबर को क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। देखो किस तरीके से इसको बोलते हैं। मान लो मेरे पास एक ऑर्डर 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑर्डर 1 से बात करते हैं। ऑर्डर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक मैट्रिक्स ए है, ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियसली इसमें एक ही एलिमेंट होगा। तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ये मॉड ए नहीं लिखा हुआ है, इसको कैसे रीड करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको ये भी लिखते हैं DET ऑफ ए, इसको भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं, या इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एक 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में एक सिंगल एलिमेंट है तो उसके डिटर्मिनेंट की भी वही वैल्यू हो जाएगी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए। अगर मान लीजिए कोई एक ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, एक जनरल नोटेशन ले लेता हूं। मान लीजिए ये एक ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। दोनों के सिंबल में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। मैट्रिक्स हमेशा ब्रैकेट्स में लिखी जाती है और डिटर्मिनेंट हमेशा इनमें लिखा जाता है। ये मॉड टाइप का ये ऑपरेटर होता है, इसके अंदर लिखते हैं। अगर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है तो पहले मैं ये लेफ्ट वाला डायगोनल मल्टीप्लाई करूंगा। क्या आएगा? A11 इंटू A22, एक माइनस का सिंबल दूंगा और फिर मैं राइट डायगोनल मल्टीप्लाई करूंगा। आएगा मेरे पास A21 इंटू A12। पहले लेफ्ट डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे माइनस, उसके बाद राइट डायगोनल के एलिमेंट। एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि वैल्यू निकाली जाए मान लीजिए मुझे वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -1 4 3। तो तरीका क्या होगा? सबसे पहले मैं 2 इंटू 3 करूंगा, एक माइनस का सिंबल प्लेस करूंगा, फिर मैं -1 इंटू 4 लिखूंगा। तो ये आएगा मेरे पास 6 + 4 दैट इज 10। मान लीजिए मुझे वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट ऑफ x x - 1 x + 1 x की। फिर से वही लॉजिक होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x + 1 इंटू एक्स - 1। सिंप्लीफाई करूंगा तो ये लिखा है x² माइनस x² - 1। हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो ये सबको समझ में आना चाहिए कि एक 1 क्रॉस 1 का जो डिटर्मिनेंट है वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से वैल्यू निकाली जा रही है। 2 क्रॉस 2 की अगर एक मैट्रिक्स दी गई है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस तरीके से निकाली जा रही है। ये कंसेप्ट सबकी समझ में आना चाहिए। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि अगर ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है तो उसकी वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। फॉर ऑर्डर 3, मान लीजिए मेरे पास ऑर्डर 3 का ये डिटर्मिनेंट है। जनरल नोटेशन ले लेता हूं मैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के टोटल 6 वेज हैं मेरे पास। मैं 6 तरीकों से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। सबसे सेम आएगी। पहला तरीका होगा एक्सपेंशन along रो 1
दूसरा होगा एक्सपेंशन अलोंग रो 2, तीसरा होगा एक्सपेंशन अलोंग रो 3, एक्सपेंशन अलोंग कॉलम 1, एक्सपेंशन अलोंग कॉलम 2, एक्सपेंशन अलोंग कॉलम 3। इन 6 मेथड से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। मैं इसमें से 3 मेथड्स 3 तरीकों में डिटेलिंग करूंगा। मैं R1 से एक्सपेंशन करके दिखाऊंगा, R3 से दिखाऊंगा और C2 से दिखाऊंगा, और ये हम लोग मैच करेंगे कि तीनों से वैल्यू सेम कैसे आ रही है और किस तरीके से आ रही है। एक एक करके बात करते हैं, ध्यान से देखते हैं मेथड क्या होता है। मान लीजिए मुझे एक्सपेंशन अलोंग R1 करना है, रो 1 के अलोंग मुझे मान लीजिए एक्सपेंड करना है। तो थोड़ा सा और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो रो 1 के एलिमेंट है मैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, उनको अलग कलर से लिख देता हूं जिससे साफ दिख जाए। ये जो 3 एलिमेंट है रो 1 के एलिमेंट है। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले अगर मुझे एक्सपेंशन अलोंग रो 1 करना है तो मैं रो 1 का पहला एलिमेंट लिखूंगा, दैट इज A11। फिर मैं लिखूंगा इनटू -1 टू द पावर समेशन ऑफ सफिक्सेस, मतलब 1 + 1। यहां पे A11 है तो 1 और 1 का समेशन। अब मैं क्या करूंगा, A11 जिस रो में है उसको छुपा लिया मैंने, जिस कॉलम में है उसको हटा दिया, जो कुछ भी बच रहा है उसको एक डिटरमिनेंट की फॉर्म में रख दिया। तो जो कुछ भी बचेगा वो एक 2 × 2 का डिटरमिनेंट होगा, उसको लिख दिया मैंने A22, A23, A32, A33। अब मैं अगले एलिमेंट पे गया, प्लस का साइन लगाया मैं, और अब मैं रो 2 के सेकेंड एलिमेंट पे जा रहा हूं, उसको लिखा मैंने -1 की पावर 1 + 2। A12 जिस रो में है उसको ब्लॉक किया, जिस कॉलम में है उसको ब्लॉक किया, जो बच रहा है उसको मैंने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा A21, A23, A31, A33। आगे गया मैं, तीसरा एलिमेंट मिला, -1 की पावर 1 + 3 लिखा। A13 जिस रो में है उसको ब्लॉक किया, जिस कॉलम में है उसको ब्लॉक किया, जो बच रहा है उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा। तो आ रहा है A21, A22, A31, A32। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, मैं कर रहा हूं A11, ये -1 टू द पावर इवन है, ऐसे ही छोड़ देता हूं मैं। अंदर आएगा A22, A33, -A32, A23। 2 × 2 के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना हमको आता है। -1 टू द पावर ऑड दिया हुआ है तो -A12 हो गया। अंदर आया A21, A33, A31, A23 प्लस A13 के साथ आ रहा है A21, A32 -A31, A22। तो ये मैंने एक्सपेंशन अलोंग R1 करके वैल्यू निकाली है। अब मैं जाऊंगा एक्सपेंशन अलोंग रो 3 के अलोंग एक्सपेंड करके वैल्यू निकालूंगा, और फिर चेक करेंगे कि दोनों वैल्यू सेम आएंगी। कैसे? रो 3 के एलिमेंट हाईलाइट कर रहा हूं मैं, बेहतर समझ में आएगा। पहला एलिमेंट है रो 3 का A31, -1 टू द पावर 3 + 1। A31 जिस रो में है उसको ब्लॉक किया, जिस कॉलम में है उसको ब्लॉक किया, जो बचा उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में डाला। अगला एलिमेंट लिखूंगा मैं, रो 2 का सेकेंड एलिमेंट A32 है, -1 की पावर 3 + 2 लिखा, जिस रो में है उसको ब्लॉक किया, जिस कॉलम में है उसको ब्लॉक किया। आ रहा है A11, A13, A21, A23। अगले एलिमेंट पे गया, रो 3 का लास्ट एलिमेंट है A33, तो -1 की पावर सफिक्सेस का समेशन लिखा 3 + 3। जिस रो में है A33 उसको ब्लॉक किया, जिस कॉलम में है उसको ब्लॉक किया,
जो बचा है उसको लिख दिया A11 A12 A21 A22, सिंप्लीफाई किया मैंने इसको तो ये आ रहा है A31 A12 A23 माइनस A22 A13 माइनस का A32, इसके साथ आ रहा है A11 A23 माइनस A21 A13 प्लस का आ रहा है A33, इसके साथ आ रहा है A11 A22 माइनस A21 A12। अगर नोटिस करेंगे, अगर हम दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो देखिए ये वाली जो वैल्यू है वो यहां से देखिए मैच कर रही है। जो ये वाला टर्म है A11 A32 A23 तो A11 A32 A23 यहां से मैच कर रहा है। जो ये वाला है माइनस का A12 A21 A33 तो A12 A21 A33 लास्ट में देखिए मैच कर रहा है। तो इस तरीके से नोटिस करेंगे तो ये 6 के 6 टर्म्स मैच कर जाएंगे, बस सीक्वेंस अलग है। अल्टीमेटली जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। एक और चीज याद रखना है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक वर्किंग प्रोसेस है। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, इजीली वैल्यू कैसे निकाली जाती है उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मैं कॉलम 2 से भी एक्सपेंड करके दिखा देता हूं। अगर मुझे कॉलम 2 से एक्सपेंड करना हो तो किस तरीके से करेंगे और सेम आंसर उससे भी आएगा। अगर मैं एक्सपेंशन अलोंग कॉलम 2 करता हूं तो ये तरीका किस तरीके से काम करेगा। डिटर्मिनेंट है A11 A21 A31 ऐसे लिखा, ये थर्ड कॉलम ऐसे लिखा। सेकंड कॉलम को मैं हाईलाइट करूंगा, सेकंड कॉलम को थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखेंगे यहाँ पे A12 A22 A32। लॉजिक वही लगना है। सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लिखो -1 की पावर 1 + 2, जिस रो में है उसको ब्लॉक करो, जिस कॉलम में है उसको ब्लॉक करो। आएगा A21 A23 A31 A33। कॉलम 2 के सेकंड एलिमेंट पे जाओ, सेकंड एलिमेंट है A22 -1 की पावर 2 + 2 लिखो। A22 जिस रो में है उसको हटाओ, जिस कॉलम में है उसको हटाओ। आएगा A11 A13 A31 A33। अगले एलिमेंट पे जाता हूं A32 -1 की पावर 3 + 2 आएगा। A32 जिस रो में है उसको ब्लॉक करो, जिस कॉलम में है उसको ब्लॉक करो। तो A11 A13 A32 को ब्लॉक करेंगे तो क्या आएगा A11 A13 A21 A23। तो इस चीज को ध्यान रखना है। इसको जब मैं ओपन करके सिंप्लीफाई करूंगा तो सब लोगों को पता है सेम तरीके का रिजल्ट आएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, शायद चीजें और क्लियर हो जाए। कुछ बेसिक से क्वेश्चन लेंगे बिल्कुल। जैसे क्वेश्चन है, इवैल्यूएट वन टू थ्री 4 3 -1 1 0 1। इसकी मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूं। मान लीजिए मैं एक्सपेंशन अलोंग R1 से इसकी वैल्यू निकालता हूं, तो मैं याद कैसे रखता हूं। R1 का पहला एलिमेंट मैंने लिखा 1। मुझे पता है कि इस पोजीशन का जो जर्नल नोटेशन है वो A11 है। A11 एक इवन पोजीशन में बोलता हूं, क्यों? क्योंकि 1 + 1 एक इवन नंबर आता है। तो इवन पोजीशन पे जो होगा वो पॉजिटिव होगा, जो ऑड पे होगा वो नेगेटिव। जैसे A11 इवन पोजीशन है, A12 1 + 2 ऑड होता है तो मेरे लिए ये ऑड पोजीशन है। A13 ये इवन पोजीशन है, A21 ऑड पोजीशन है, A22 इवन पोजीशन है, A23 ऑड पोजीशन है।
A31 इवन पोजीशन है, A32 ऑड पोजीशन है, A33 इवन पोजीशन है। तो इवन पोजीशन वाला पॉजिटिव रहेगा और ऑड पोजीशन वाला निगेटिव रहेगा। तो 1 जिस रो में है उसको हाइड किया, जिस कॉलम में उसको हाइड किया, 3 into 1 3 माइनस 0 into -1 0, काम खत्म। अगले एलिमेंट पे आया, ये एलिमेंट एक ऑड पोजीशन का एलिमेंट है तो -2 लिखा, जिस रो में है उसको हटाया, जिस कॉलम में है उसको हटाया, 4 into 1 4 माइनस का -1। अगला एलिमेंट मिला मुझे 3 इवन पोजीशन में है पॉजिटिव, जिस रो में है उसको ब्लॉक किया, जिस कॉलम में है उसको ब्लॉक किया, 0 -3, तो यहां से आ रहा है 3 -2 टाइम्स ये 5 हो गया, -9, यहां से आ रहा है 3 -19, आंसर आएगा -16। अगर मैं किसी और तरीके से भी निकालता हूं तब भी सेम आंसर आएगा। अगर मान लीजिए मैं सेम क्वेश्चन करता हूं कि एक्सपेंशन अलोंग कॉलम 3 करूंगा मैं, तब भी सेम आंसर आएगा। कैसे? कॉलम 3 का पहला एलिमेंट 3 है, इवन पोजीशन पे है, प्लस से रहेगा, जिस रो में है उसको हटाया, जिस कॉलम में उसको हटाया, 0 -3 आ गया। अगला एलिमेंट है -1, ये 2 3 पोजीशन पे है, 2 3 एक ऑड पोजीशन होती है तो ये +1 बन जाएगा। जिस रो में है उसको ब्लॉक किया, जिस कॉलम में है उसको ब्लॉक किया, 1 into 0 0, 1 into 2 2, प्लस A33 एक इवन पोजीशन है, 1 1 into 3 3, 4 into 2 8, सिंप्लीफाई किया तो आ रहा है -9, यह आ रहा है -2 और यहाँ पे आ रहा है -5, सिंप्लीफाई किया तो ये भी कितना आ रहा है -16। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरे को डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, -1 2 4 -130 410, मुझे मान लीजिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो अब बात ये आती है कि कहां से किसके अलोंग एक्सपेंशन करने से सबसे आसानी से इसका आंसर आएगा। तो इसका लॉजिक है कि जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो उसके अलोंग एक्सपेंड कर दो। जैसे अगर मैं इसको एक्सपेंशन अलोंग कॉलम 3 करूंगा तो मेरा आंसर सबसे जल्दी निकलेगा। क्यों? क्योंकि मैं लिखूंगा कॉलम 3 का पहला एलिमेंट इवन पोजीशन में है प्लस, ब्लॉक करूंगा, लिखूंगा -1 -12 और आगे मुझे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा बेकार हो जाएगा, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा बेकार हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ इतना आंसर आ गया। तो यहां पे एक चीज याद रखनी है मुझे, इसको मैं लिख भी देता हूं पॉइंट वाइज कि फॉर इजियर कैलकुलेशन we should expand the determinant along that row or column which contains मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी से वैल्यू निकाल सकता हूं, अगर मैं R1 के अलोंग भी एक्सपेंड करता तब भी सेम आंसर आता, लेकिन मेरे लिए कैलकुलेशन अगर मुझे इजियर करना है तो मुझे यही करना होगा कि जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो है उसके अलोंग एक्सपेंड करो और आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें एक और छोटा सा कंसेप्ट है जिसके बारे में डिस्कशन बहुत जरूरी हो गया है यहाँ पे। एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ डिटरमिनेंट के अंदर लिखा हुआ है x2 18x इक्वल टू 6 2 18 6, फाइंड वैल्यू ऑफ x।
ध्यान रखना है कि ये चीजें मैट्रिक्स में नहीं लिखी हैं, ये डिटरमिनेंट में लिखी है। मैट्रिक्स में लिखा होता तो स्क्वायर ब्रैकेट होते। तो ध्यान रखना है मैट्रिक्स में एलिमेंट टू एलिमेंट कंपेयर होता है, डिटरमिनेंट में नहीं। मुझे इनकी वैल्यू निकालनी होगी। इसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 36, इसकी वैल्यू आएगी 36 माइनस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36 जीरो होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 होगी और यहां से x की वैल्यू प्लस माइनस 6 आएगी। अगर ये मैट्रिक्स में होते तो x की वैल्यू सिर्फ 6 होती, डिटरमिनेंट में है तो मैंने सॉल्व किया, क्या आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस 6। ये कंसेप्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या क्या है, किस तरीके से यूजफुल है प्रॉपर्टीज। डिटेल डिस्कशन करते हैं इन पे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में जो पहली प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains unchanged if its rows and columns are interchanged। मतलब ये बोलना चाहता है कि किसी मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट और एक ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है। करके दिखा देता हूं। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स मैंने ले ली, कोई मान लीजिए डिटरमिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मान लीजिए मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तरीका क्या होगा वैल्यू निकालने का? सबको पता है कि मैं किसी एक रो या कॉलम के नाम एक्सपेंशन करूंगा और इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। यह है A22 इंटू A33, रो 1 के नाम एक्सपेंड कर रहा हूं A32 इंटू A23, माइनस A12 लिखूंगा A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 प्लस का A13 लिखूंगा A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। अब मान लीजिए मैं A के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालता हूं, तो पहले इसका ट्रांसपोज दिया जाए। एक्सपेंशन अलाउंग R1 करो, क्या आएगा A11 के साथ A22 A33 माइनस A23 A32, A21 के साथ आएगा A12 A33 माइनस A13 A32 और फाइनली A31 के साथ आएगा A12 A23 माइनस A13 A22। वैल्यूज देखेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम है, बस टर्म्स ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है। तो इसका मतलब है A का डिटरमिनेंट निकालूं या A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूंगा अब मैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है यहाँ पे? सिंपल सी प्रॉपर्टी है। बोला जाता है if any two rows or columns of a determinant
are interchanged, sign of determinant changes. लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इस बार टोटल की बात नहीं कर रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि रो और कॉलम को पूरी तरीके से इंटरचेंज कर देना है, बोल रहा है कोई भी दो रो या कॉलम आपस में चेंज होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरे पास एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ है, कुछ मान लीजिए ऐसे लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मान लीजिए मैंने इसमें एक इंटरचेंज किया कि R1 से, मान लीजिए इसको मैंने डेल्टा से प्रेजेंट किया, मैंने R1 से R3 को मान लीजिए इंटरचेंज किया, एक रो इंटरचेंज की, तो क्या मिलेगा मुझे? जी एच आई डी ई एफ ए बी सी। तो मेरा ये बोलना है कि ये जो वैल्यू आएगी ये माइनस डेल्टा हो जाएगी, इसका साइन चेंज होगा। अगर पहले 16 थी तो अब -16 हो जाएगी, पहले अगर -20 आ रही थी तो अब 20 हो जाएगी। अगर मैं मान लीजिए एक और इंटरचेंज करता हूँ, इसमें C1 को फिर से मैं C2 से इंटरचेंज कर देता हूँ, तो नया डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? एच ई बी जी डी ए आई एफ सी, फिर से क्या हो जाएगा? डेल्टा, क्योंकि इस बार इसमें माइनस लगेगा। तो हर एक इंटरचेंज अगर मैं करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं इंटरचेंज करता जाऊंगा एक माइनस साइन अप्लाई होता जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी सबको याद रखनी है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है इफ एनी two rows or columns of a determinant are identical, value of determinant gets 0। मतलब बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी ई एफ ए बी सी, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है कि रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल। ये यहाँ पे दो रोज आइडेंटिकल हैं, जिसकी वजह से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। निकाल के देख सकते हैं। ए के साथ आएगा ई सी माइनस एफ पी, माइनस बी के साथ आएगा डी सी माइनस ए एफ, प्लस सी के साथ आएगा डी बी माइनस ए ई। सिंप्लीफाई करूंगा, ए सी ई माइनस ए बी एफ माइनस बी सी डी प्लस ए बी एफ प्लस बी सी डी माइनस ए सी ई। ए सी ई से ए सी ई, ए बी एफ से ए बी एफ, बी सी डी से बी सी डी कैंसिल हुआ और ये क्या हो गया? 0। अगर तीनों रो भी सेम है तब भी ऑब्वियसली 0 होगा। कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल मिल जाते हैं कोई भी, तो तुरंत ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या कर दी जाती है? 0। एक्सपेंशन मैं किसी भी तरीके से कर लूं, आंसर सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने एक्सपेंशन किस तरीके से किया है। इसमें आगे चलूंगा और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करता हूं। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहां पे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट डिफरेंटली बिहेव करते हैं। प्रॉपर्टी है इफ ईच एलिमेंट ऑफ a row or a column of a determinant gets multiplied by k, value of determinant
गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के। क्या कहना है इसमें, क्या मतलब क्या है इसका? ये कहना चाहता है, मान लीजिए कोई एक डिटर्मिनेंट था मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए था, इसकी वैल्यू मान लीजिए डेल्टा आती थी। अगर मैं इसकी किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में के से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लीजिए ऐसे कर देता हूं, इसमें करता हूं के से मल्टीप्लाई, तो जो टोटल डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू में के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो के डेल्टा हो जाएगा। चाहो तो वैल्यू निकाल के देख लो। ए के साथ यहां पे आ रहा है ई आई माइनस एच एफ, माइनस बी के साथ आ रहा है डी आई माइनस जी एफ, सी के साथ आ रहा है डी एच माइनस जी। यहां पे अगर मैं वैल्यू निकालूंगा इसकी, तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी? ए के साथ आएगा के ई आई माइनस के एफ एच, माइनस बी के साथ आएगा यहाँ पे के डी आई माइनस के जी एफ, और प्लस सी के साथ आएगा के डी एच माइनस के जी। तो ऑब्वियसली यहां से अगर के कॉमन लूंगा तो ऊपर वाली डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट कुछ और है जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सबको सुनना है, समझना है। यहां पे जो मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर का रूल है वो मैट्रिक्स से अलग होता है। मैट्रिक्स में अगर मैं एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करता हूं तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर मैं डिटरमिनेंट में एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करता हूं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। किस रो या किस कॉलम में मल्टीप्लाई होगा वो मेरे पे है, मेरी मर्जी, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकता हूं। और अगर मल्टीप्लिकेशन का रूल अलग है तो कॉमन लेने का रूल भी अलग होगा। ध्यान से देखो, एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, चीजें काफी क्लियर होंगी इससे। मान लीजिए ये डिटरमिनेंट है, मैं चाहूं तो इसके कॉलम 1 से 2 कॉमन ले सकता हूं। क्या आएगा? 1 2 4, इसको टच नहीं करने का। मैं चाहूं तो इसकी कॉलम 2 से 3 कॉमन ले सकता हूं। क्या आएगा? मैं चाहूं तो इसमें लास्ट वाले से 4 कॉमन ले सकता हूं। मैं यहां पे अगर चाहूं तो ये जो 4 थी भारत में 24 लिखा हुआ है, अपनी मर्जी से किसी एक रो में मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। हर एक स्टेज पे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के देखना। डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर डेल्टा आ रही है तो हर एक स्टेज पे डेल्टा ही होगी। मैट्रिक्स इस तरीके से बिहेव नहीं करती थी। मैट्रिक्स में अगर तुमने कॉमन लिया है तो हर एक एलिमेंट से कॉमन होता है। यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम से ही कॉमन होगा। तो ये डिफरेंट एक प्रॉपर्टी है अगर मैं मैट्रिक्स से कंपैरिजन करूं। एक और चीज दिखाता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, वहां से एक और चीज हम लोग डिराइव भी करेंगे। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है 2 2 4 0। मान लीजिए एक मैट्रिक्स बी है 1 1 2 0। दोनों मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करके कोई भी बोल सकता है कि a इक्वल टू 2 टाइम्स b है। अगर मैट्रिक्स b में 2 का मल्टीप्लाई किया जाए तो मैट्रिक्स a आ जाएगी। तो क्या डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ b होगी? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा फिर? अगर मैं दोनों साइड में डिटरमिनेंट लेता हूं तो डिटरमिनेंट ऐसे लिया जाएगा। अगर मैं डिटरमिनेंट से ये कांस्टेंट बाहर निकाल रहा हूं तो ये एक्चुअल में 2 स्क्वायर बन के आएगा। क्यों बनता है बताता हूं। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर कोई देखे तो कितनी आ रही है? -8।
डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू को नोटिस करें तो -2 आ रहा है, ये बैलेंस है। एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे कि अगर A इक्वल टू एक मैट्रिक्स KB है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू K टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ B नहीं होता है, ये K की पावर n हो जाता है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। ऐसा क्यों हो रहा है ये चीज मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैट्रिक्स A दी गई है 2 2 4 0। अगर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है तो मैं डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाऊंगा, और डिटर्मिनेंट में कॉमन तो रो वाइज या कॉलम वाइज लेते हैं, तो पहली रो से मैंने 1 2 कॉमन ले लिया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने दूसरी रो से भी 1 2 कॉमन ले लिया, और अब मैं किस तक पहुंच गया हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ B तक। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो सबको समझनी पड़ेगी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट से कांस्टेंट को बाहर निकालना है तो कांस्टेंट की पावर n बन के बाहर निकलता है, जहां पे n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ऑब्वियसली हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तभी इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सबको समझनी चाहिए। आगे चलेंगे इसमें और प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 किस तरीके से काम कर रही है उसको समझते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी है इफ सम और all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more elements determinant can be expressed as sum of two or more determinants। प्रॉपर्टी क्या है इसको समझना है। मान लीजिए एक मेरे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है a प्लस बी c प्लस डी e प्लस एफ g h i j k l। मैं बोलना चाहता हूं कि डिटर्मिनेंट ब्रेक अगर होता है तो अगर मैं डिटर्मिनेंट को रो वाइज ब्रेक कर रहा हूं, अगर मैं रो 1 के अलोंग ब्रेक कर रहा हूं तो रो 2 और रो 3 कांस्टेंट रहेंगी, फिक्स रहेंगी। रो 2 के अलोंग ब्रेक कर रहा हूं तो रो 1 रो 3 को टच नहीं करना है, रो 3 के अलोंग ब्रेक कर रहा हूं तो रो 1 रो 2 को टच नहीं करना है। मतलब अगर मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, ब्रेक थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड अगर इस एग्जांपल को कर दूं ज्यादा ठीक रहेगा शायद। मान लीजिए a प्लस बी c प्लस डी e प्लस एफ g प्लस मान लीजिए ये है एक डिटर्मिनेंट, इसको लेते हैं। अगर मुझे इसको ब्रेक करना है तो मैं इसको एट ए टाइम या तो किसी एक रो के अलोंग ब्रेक करूंगा या किसी एक कॉलम के अलोंग ब्रेक करूंगा। मान लीजिए मैं इसको ब्रेक करता हूं, ब्रेक अलोंग रो 2 के अलोंग ब्रेक करता हूं, तो ध्यान रखना है रो 1 और रो 3 सेम रहेगा दोनों ही डिटर्मिनेंट में, उसमें कोई चेंजेस नहीं। दोनों में ऐसे रो 2 में यहां
जी आई के, यहाँ पे रहेगा एच जे एल। ये ब्रेक हो गया। अगर मान लीजिए कोई डिसाइड करता है कि नहीं उसको ब्रेक करना है, ब्रेक अलोंग कॉलम 3, तो ध्यान रखना है दोनों डिटर्मिनेंट में क्या सेम रहेगा, कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों में सेम रहेंगे। ये बस ब्रेक हो जाएगा। पी के क्यू लिख दो इसमें और इसमें लिख दो एफ एल आर। अच्छा ये जरूरी नहीं है, ऐसा भी कर सकते हो, ई उधर ले जाओ एफ इधर ले आओ। भाई ई प्लस एफ को एफ प्लस ई भी लिखा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैल्यू निकाल के वेरीफाई करोगे तो सेम आएंगे। तो अगर इसका समेशन करोगे तो ये आएगा, इसका समेशन करोगे तो भी ये आएगा। तो सबको समझना चाहिए कि ब्रेक किस तरीके से कर रहा हूं। ब्रेक अगर सही से समझना है तो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तो पता चल जाएगा इससे कि ब्रेक कम से कम करना आ गया है सबको। अगर मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है, फिर से मैं वाला डिटर्मिनेंट ले लेता हूं, a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ जी प्लस जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। मान लीजिए एक ये डिटर्मिनेंट है। कोई बोले कि इसको सिंगल एलिमेंट के कितने डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक किया जा सकता है, तो आंसर होगा 8। कैसे? सबसे पहले मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, ब्रेक अलोंग R1, इसको R1 के अलोंग ब्रेक कर रहा हूं, रो 1 के अलोंग। तो ये आएगा ए सी ई जी प्लस एच आई प्लस जे के प्लस एल एम प्लस एन ओ प्लस पी क्यू प्लस आर प्लस एक आएगा यहां से बी डी एफ, नीचे आएगा जी प्लस एच आई प्लस जे के प्लस एल एम प्लस एन ओ प्लस पी क्यू प्लस आर। फिर से मैं इसको मान लीजिए ब्रेक अलोंग रो 2 कर देता हूं, तो ये फिर से 2 में ब्रेक होगा और ये भी 2 में ब्रेक होगा। R2 के अलोंग ब्रेक कर रहा हूं तो क्या बनेगा, रो 1 सेम, दोनों में रो 1 सेम, ये ब्रेक होगा जी आई के, ये होगा एच जे एल, रो 3 भी दोनों में सेम, क्योंकि मैं अगर एक रो के अलोंग ब्रेक कर रहा हूं तो उसको छोड़ के बाकी दोनों सेम रहती हैं। सिमिलरली ये 2 में ब्रेक होगा, बी डी एफ जी आई के एम ओ क्यू एम प्लस एन ओ प्लस पी क्यू प्लस आर प्लस बी डी एफ एच जे एल एम प्लस एन ओ प्लस पी क्यू प्लस आर। फर्दर सबको दिख रहा होगा, रो 3 के लॉन्ग ब्रेक करूंगा, रो 3 में ब्रेक करूंगा, रो 3 में ब्रेक करूंगा, रो 3 में ब्रेक करूंगा, तो सिंगल एलिमेंट के टोटल 8 डिटर्मिनेंट बनेंगे। तो ब्रेक किस तरीके से होता है ये सबको समझना चाहिए। तो सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि अगर मुझे रो वाइज ब्रेक करना है, तो अगर मैं एक पर्टिकुलर रो के लॉन्ग ब्रेक कर रहा हूं तो उसको छोड़ के बाकी सारी रो फिक्स रहेंगी। पर्टिकुलर कॉलम के लॉन्ग ब्रेक कर रहा हूं तो उस कॉलम को छोड़ के बाकी सारे कॉलम फिक्स रहेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आते हैं। एक आखिरी प्रॉपर्टी है और सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी, बोला जाता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged if we apply, अगर मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड रहती है, वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस में देख रहे हैं, पहले भी देख चुके हैं इसको, आगे फिर देखेंगे। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट ऐसा था ABC DEF GHI, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि मान लीजिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा थी
अगर मैं इसमें एक प्रॉपर्टी लगाता हूं कि R1 को रिप्लेस करो R1 प्लस के टाइम्स R3 से, तो जो डिटर्मिनेंट जनरेट होगा वो होगा A प्लस के जी, B प्लस के एच, C प्लस के आई, D E F G H I, इसकी भी वैल्यू डेल्टा ही आएगी। करके देख लेते हैं। इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर लो, रो 1 के लॉन्ग ब्रेक करो, क्या ऐसे बनेगा? अगर मैं इससे k कॉमन ले लूं, बाहर निकाल दो, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये डिटर्मिनेंट 0 है, सिंस रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल। तो ये एक्चुअल में वही डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है ऊपर वाला। तो ये प्रॉपर्टी लगा के जो नया डिटर्मिनेंट बन रहा है उसकी वैल्यू भी पुराने डिटर्मिनेंट के इक्वल होगी। अच्छा, यहां भी मैं रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन मिक्स कर सकता हूं, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रही है। अगर मैं मान लीजिए फर्दर इस पे कुछ और लगा देता हूं, मान लीजिए इस पे अगर मैं लगाता C2 माइनस C1, ये ऑपरेशन अगर मैं लगा दूं, तो ध्यान रखना है क्या आएगा, C1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ADG बना रहेगा। ठीक है, इवन इस पे भी लगा देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम डिटर्मिनेंट आएगा। यहाँ पे ADG बनेगा, ये C2 माइनस C1 करूंगा तो B माइनस A, E माइनस D, H माइनस G, ये बनेगा यहाँ से CFI, ये बन जाएगा। इसकी वैल्यू भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के सेम ही होगी, क्योंकि जैसे ही मैं दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करूंगा सेकंड वाला अपने आप ही 0 बन जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि अगर इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी अप्लाई की जाए, Ri को Ri प्लस के टाइम्स Rj या Ci को के Ci प्लस के टाइम्स Cj से, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। बस इतना ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट इसका सेम होना चाहिए। यहाँ पे कंपल्सन है, मैट्रिक्स में कंपल्सन नहीं था। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स में जब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगता है तो एक नई मैट्रिक्स जनरेट होती है, लेकिन जब डिटर्मिनेंट में इस तरीके का ऑपरेशन लगा रहा हूं तो डिटर्मिनेंट नया नहीं बन रहा है, वो डिटर्मिनेंट का फॉर्म चेंज हो रहा है, वैल्यू डिटर्मिनेंट की सेम रहती है। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कोफिशिएंट यहाँ पे हो सेम कोफिशिएंट यहाँ पे रखना है। तो आज मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस की हैं। इसको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू।